पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। या फिर हम इसे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं। इसमें आपके पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसके आउटकम्स जो हैं, एक तो एग्जॉस्टिव इवेंट हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, और थर्ड थिंग इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। ये 3 रिक्वायरमेंट है इस डेफिनेशन की। एक तो एग्जॉस्टिव मतलब सारे टोटल केसेस आपको पता हो, सही एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। अगर हमने डाई को थ्रो किया तो 6 केसेस आते हैं, 1 2 3 4 5 6। वहां पे आपको पता है टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या क्या रह रहे हैं। सेकेंडली वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब अगर एक जो आउटकम आने वाला है वो बाकी सभी आउटकम से डिपेंड ना हो, वहां पे क्या कर पाओ आप, बाकी सबको प्रिक्लूड कर पाओ एक के आने की वजह से। 1 आ गया है तो सेम टाइम पे उसी थ्रो में 2 3 4 5 6 नहीं आ पाएंगे, ठीक है, जो बाकी सबकी हैपनिंग को रोक दे। एक ऐसा आउटकम रहना चाहिए आपका। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मीनिंग हो गया आपके पास। और इक्वली लाइकली में हर आउटकम की जो पॉसिबिलिटी आने की सबकी सेम है, सबके जो चांसेस हैं इक्वली हैं, ठीक है, कोई किसी को प्रेफर नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब इस तरीके के इवेंट अगर हम कोई ले ले तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी कि इवेंट हैपन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, जो हमने इवेंट हैपन कराना है, ऊपर तो आपको उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिखने पड़ेंगे और नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस लिखने पड़ेंगे। जैसे कि डाई में ही गेटिंग इवन नंबर, डाई का भी मैंने आपको बताया तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इस वाली डेफिनेशन को हम यूज कर सकते हैं। इवन नंबर के लिए फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2 4 6, ये बनेंगे ना डाई पे, ऑन डाई। और टोटल केसेस जो हमारे 6 में से कोई भी आ सकता है, सबका चांसेस इक्वल है। तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 3 तो फेवरेबल है, बाय में टोटल है 6, तो 1/2 आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर आने की। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, से मैंने फेवरेबल केसेस m बोल दिए और टोटल केसेस n बोले हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही है m/n। तो यहाँ m और n में रिलेशन क्या रहेगा, कौन बड़ा कौन छोटा, क्या कह सकते हो? m लेस देन इक्वल टू n रहेगा मैम। बिल्कुल, क्योंकि फेवरेबल तो उससे कम ही आएंगे, यहाँ तो मैं टोटल लिख लिया, इक्वल आ जाएंगे अगर पूरा ही हमें दे दिया जाए। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज निकल के आ रही है कि m/n लेस देन इक्वल टू 1। इट मीन जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ऑफ एनी इवेंट हमेशा क्या रहती है, लेस देन इक्वल टू 1 रहती है। साथ साथ ही कुछ उसके जो हमारे इवेंट है, या तो इम्पॉसिबल इवेंट होने से 0 दे जाएगा फेवरेबल केसेस, या कुछ आंसर देगा, तो जो m आएगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली n में भी आपके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो है ही, ऐसे तो है नहीं बिल्कुल ही कोई आउटकम ही ना हो किसी भी चीज का, तो यहाँ n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम m/n को देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। किसी को अगर इससे डिवाइड करो ग्रेटर इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ली जो आपका 0 से बड़ी भी रहती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। कई बार हम अनदर वे से भी बोल देते हैं, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, ओड्स इन फेवर ऑफ ई, ई इवेंट के फेवर में कितने हैं, तो फेवरेबल आपके थे m, और जो फेवर में नहीं है, नहीं वाले कितने हो जाएंगे, n-m ना, m फेवर में थे तो जो नहीं है वो n-m होगा, टोटल m। तो हम इस तरीके से भी लिख देते हैं। इट मीन अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई m/n आ रही तो यहाँ से हम फेवर वाले लिख सकते हैं, ऑड इन फेवर m/n-m आ जाएगा।
और अगर हमें ये ओड अगेंस्ट लिखने हो, जो उसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट में फेवरेबल हो गया n-m, और जो नहीं है अगेंस्ट वो कितने रह जाएंगे, m रह जाएंगे, तो वहां उल्टा हो जाएगा। तो इस बात को भी समझ के चलो, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, ओड इन फेवर, ओड अगेंस्ट। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है, ई ऑलरेडी पता है आपको, और कहूँ इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, जैसे आपने ऊपर इवन नंबर की निकाली थी 1/3, तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या आप ओड नंबर के लिए फिर से लिखोगे आउटकम और फिर सॉल्व करोगे? नो मैम, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस। ई कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? जो ई में नहीं आए, ई में फेवरेबल एम थे, तो नहीं आने वाले n-m हो जाएंगे, और y में टोटल n, तो यहाँ से डिवाइड करोगे n/n 1, m/n, ये क्या बन गया आपके पास? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये रिलेशन हमारे पास रहता है कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। अब इसी रिलेशन को थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड करें n इवेंट्स पे, आपको ये बोला जाए ई इवेंट एक ऐसा है जो शो कर रहा है हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन इवेंट। बहुत सारे इवेंट है आपके पास, से E1, E2, En, ठीक है। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप? सभी की ना आने की निकाल लेंगे हम, उसको 1 में से माइनस करते हैं। इसको 1 में से माइनस, इसका मीनिंग क्या है? इसमें क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कोई भी एक इवेंट हो गया तो ई इवेंट हैपन हो जाएगा। मतलब अगर E1 भी होता है सिर्फ, तो भी हैपन हो जाएगा, सिर्फ E2 हो जाए तो भी हैपन हो जाएगा, तो प्लस प्लस करके हम लिखते रहेंगे। E3 हो जाएगा तो भी हैपन हो जाएगा। और वाली है ना कंडीशन, और में क्या आता है? प्लस आता है आपके पास। या फिर इसी तरीके चलते चलते PEN वाला हो जाए तो भी हो जाएगा। एटलीस्ट वन बोला, एटलीस्ट वन में तो दो एक साथ हो गए तब भी एटलीस्ट वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना, कम से कम एक। तो PE1 इंटू PE2 भी लिख सकते हैं। इस केस में क्या है आपके पास? कम से कम एक होना था, यहाँ तो दो हो गए, तो क्या हो गया? कम से कम एक तो है ही है। ऐसे जितने भी 2-2 वाले प्रोडक्ट वाले सारे लिख सकते हैं हम। फिर 3-3 प्रोडक्ट वाले लिख सकते हैं, I1 2 3, और फिर इसी तरीके से चलते चलते लास्ट nth, जब सारे ही हैपन हो गए वो भी लिख सकते। उसमें कम से कम एक तो हैपन हो ही गया जब सारे हुए। तो जब एटलीस्ट वाली कंडीशन है, हमने देखा जाए तो सारे ही लिख लिए, बस कौन सा रह गया, कौन सा रह गया? वो रह गया है कि ना तो E1 हो, ना E2 हो, ना En हो, वही रह गया, ठीक है ना। बाकी सारे एक एक के पेयर भी लिख लिए, दो दो के भी लिख लिए, तीन तीन के भी, nth वाले भी। तो रह क्या गया आपका? टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 रहता है, जैसे भी हमने ऊपर बताया था। तो 1 में से माइनस कर दो रहने वाला, कौन सा रह गया है? ना तो E1 हो, ना E2 हो, ना En हो। तो जब भी आपको एटलीस्ट वन इवेंट की बात करनी, तो आप क्या करेंगे? एटलीस्ट वन में आपको 1 2 3 जितने भी सारे निकालने पड़ेंगे, उससे अच्छा है कि आप एक भी ना हो उसको 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ इवेंट्स हैपन, एक भी हैपन ना हो, ठीक है। ये आपके पास तरीका रह सकता है। अब इसके बाद जिसकी भी प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली 1 आ जाए, उसको हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं, उस इवेंट को हम सर्टेन इवेंट बोलेंगे। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, वो हैपन ही नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं ये कहूं आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि डाई पे आपका जो आउटकम है वो 7 आए, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? 0। 0। ठीक है ना, 7 है ही नहीं डाई में, तो 7 थोड़ी ना ला सकते, सम की थोड़ी ना मैंने बात की, एक नंबर की बात की। 7 0/6 दैट इज 0। तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, हैपन हो नहीं सकता। और अगर मैं ये कहूं मैंने एक कॉइन रोल किया, प्रोबेबिलिटी निकालो आइदर हेड और टेल, क्या आएगा? 1। 1। कैसे? हमने आइदर हेड मतलब
कि या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। पॉइंट में तो आएगा या तो हेड या टेल ही, इसके अलावा कुछ और थोड़ा ना आ सकता है। तो श्योर इवेंट हो गया, आइदर हेड और टेल। इट मीन्स आपने हेड 1/2 और टेल 1/2 दोनों को ऐड कर दिया 1। और वाली में कंडीशन मैंने क्या कहा, हमेशा जब भी और आएगा तो आपने एडिशन करनी अलग अलग निकाल के, वही हमने किया। ठीक है, हाँ अगर इनमें कुछ इंटरसेक्शन होती तो माइनस भी होता, आगे जाके आप एडिशन थ्योरम पढ़ेंगे। हालांकि हेड और टेल में कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक साइड हेड होता है पूरा पूरा, दूसरा साइड पूरा टेल होता है। ये डेफिनेशन ही ऐसी है आपके पास। इस डेफिनेशन हमने बोला है कि कैसा इवेंट होना चाहिए आपका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए किसी भी आउटकम का आपस में एक दूसरे से। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस ले रहे हैं हम, तो इसीलिए आपका एडिशन थ्योरम जो डायरेक्ट एडिशन में खुल रही है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा उसके अंदर। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है यही रह रही है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की। लिमिटेशन क्या है, एक तो यहाँ पे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन अगर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करें, एक तो वो बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है। ठीक है ना, एक इक्वली लाइकली ना हो एक्सपेरिमेंट तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कैंडिडेट के पास होने के चांसेस 70% है, वो फेल होने के 30% है, तो यहाँ पे इक्वली लाइकली तो नहीं है। अब आप ये तो ना बोल सकते कि सक्सेस और फेलियर दो ही आउटकम है, सक्सेस का 1/2 होगी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। नहीं, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है कि सक्सेस की 70/100, 7/10 आ जाएगी, आंसर अलग आएगा आपका। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन से हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाया क्लासिकल वाली से। लेकिन जो मैंने 70/100 बोला है, ये किस बेस पे बोला है, कौन सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब भी ऐसा केस होगा जब इक्वली लाइकली नहीं होगा तो हम कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस। तो दो इसकी लिमिटेशन तो बड़ी बड़ी दिख ही रही है हमें। ठीक है, इक्वली लाइकली होना चाहिए इवेंट, ये इसने कंपलसरी कर दिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ये भी इसने कंपलसरी कर दिया। या फिर थर्ड थिंग अगर हम ये देखें, इसने कहा था कि एग्जॉस्टिव केसेस हमें पता होने चाहिए, टोटल केसेस हमें पता होने चाहिए। अब कहीं इवेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें टोटल केसेस पता ही नहीं होते हैं, लेकिन रैंडमनेस होती है वहां पे। जैसे अगर मैं ये कहूं मैंने एक कॉइन को टॉस तो किया है, लेकिन कितनी बार किया है ये नहीं बता रही मैं, भाई मैं टोटल क्या रखूंगा, कितनी बार किया है टॉस, उसी के अकॉर्डिंग तो आप टोटल आउटकम बताओगे ना। अगर 2 बार टॉस किया तो हेड हेड, हेड टेल टेल हेड टेल टेल, 3 बार किया तो हेड 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 टेल टेल, जो कल हमने देखे थे 8 आउटकम आ जाएंगे। तो अगर मैं आपको यही ना बताऊं, मैं ये कह दूं कि मैंने इनफाइनाइट टाइम टॉस किया है, इनफाइनाइट टाइम, अब आप पॉसिबल आउटकम कोई बता सकते हो? आप इस केस में कैसे सॉल्व करोगे? जब हम इनफाइनाइट आउटकम ले रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है इस केस के अंदर, आपको क्या करना है, आपने फाइनाइट आउटकम्स लेके अपने तरफ से आपने क्या किया है, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया कि आपने 1000 बार टॉस करना है, और इस 1000 टॉसेस को एक बार नहीं, आपने एक बार ऑब्जर्व किया, फिर दूसरी बार फिर 1000 बार टॉस किया, फिर तीसरी बार फिर 1000 बार टॉस किया, और 10 बार आपने ऐसा काम किया, मतलब टोटल 10,000 टॉसेस आपने कर लिए। ठीक है ना, हमने क्या किया है, पहले एक बार टॉस किया तो हमारा जो हेड आया है वो 502 टाइम्स आ गया, मान लो हमने ऑब्जर्व किया टॉस करके 1000 बार में से 502 बार हमारा हेड आया। ऐसे फिर हमने दोबारा ऑब्जर्व किया, सेकंड टाइम में मेरा 511 बार हेड आ गया, थर्ड टाइम में मेरा 497 बार आ गया। ठीक है, इसी तरीके से चलते चलते मेरे अलग अलग आउटकम आ रहे हैं, से लास्ट बार मेरा 520 बार आ गया। तो जब हम इन सभी को, जितने भी आए हैं, इन सभी को ऐड करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालें, मुझे 10,000 आउटकम मैंने नीचे रखे हैं, नीचे 10,000 हो गए, और ऊपर जो इनका सबका सम होगा वो हो जाएगा टोटल। 10,000 आउटकम में कितने हेड आए, इन सबका सम कर दो, से दिस सम इज 5079 से यहाँ प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 0.5079, विच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनफाइनाइट ट्रायल थे,
तो इन्फिनिट ट्रायल में से कुछ ऐसे हमने ट्रायल करके देखे जो इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे थे, मतलब एट लास्ट आप एंड टू एंड को इन्फिनिटी लगाने वाले हैं। आप क्या करोगे, अपनी तरफ से मान लोगे हम एन ट्रायल्स कर रहे हैं, कैपिटल एन ट्रायल्स, और उसमें से आपका एम टाइम्स वो चीज आ गई है जो आप चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें यहाँ से क्या आएगी, एम बाय एन आएगी, लेकिन आप लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लगा देना। अब ये तो चलो फाइनाइट है, तो इसमें आप चाहे एन टेन टू इन्फिनिटी लगाओ तब भी आंसर तो यही रहना है। कई केसेस में हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं जिसमें लिमिट निकालनी पड़े, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब इसको एक इन्फिनाइट की तरफ ले जाओ। जब हमें आउटकम नहीं पता है तो हम अपने तरीके से रैंडम सैंपल ले लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जो रैंडम सैंपल की आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है उस पे एन टेन टू इन्फिनिटी लगा दोगे तो आपके पास रियल प्रोबेबिलिटी का अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। जैसे इसका आंसर भी 1/2 ही आया, गेटिंग हेड इन अ कॉइन। कॉइन पे जब हम हेड देखना चाह रहे हैं तो हमने बार बार करके देखा। ऐसे कई बार क्या होता है आपके पास, अगर अब यही बात है जो आपके पास कॉइन के अगर दोनों तरफ ही हेड हो, दोनों तरफ ही अगर हेड हो तो क्या होगा फिर, हर बार हेड ही आएगा। 10,000 में से 10,000 ही आपके तो आउटकम हेड आ जाते, प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती। वहां से आप समझ जाते कि आपका कॉइन बाइज्ड है। अगर किसी ने नहीं भी देखा कॉइन कैसा है, बाइज्ड है या अनबाइज्ड है, तो आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो रेंडमली तो आप करते करते एट लास्ट जब आपका आंसर 1 आता तो आप समझ जाते कि दोनों तरफ सेम नहीं है आपके पास। ठीक है, आप समझ जाते कि ये बायस्ड कॉइन है। अगर अनबाइज्ड होता तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आती, जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है आपको देखने में मिलते हैं बहुत बार, जहाँ पे इस तरीके की इवेंट हो, जैसे बार वगैरह में देख सकते हो आप, और भी कई जगह पे जहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं। ठीक है, उन गेम्स में हम देखते हैं कि फेयर गेम है या नहीं है। तो फेयर गेम चेक करने के लिए हम अपनी इस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से कंपेयर कर लेते हैं। अगर इक्वली लाइकली होता, फेवरेबल केसेस इसके सेम होते तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आनी चाहिए थी, लेकिन अब 1 आ गई तो मतलब वो पॉइंट कहीं ना कहीं गलत है। तो इस तरीके से हम बिना देखे, अगर कोई कहे नहीं मैंने तो सही दिया, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप मैथ वाले स्टूडेंट ऐसे कह सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, स्टैट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो ये वाली अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसने कहीं ना कहीं पिछली लिमिटेशन को कवर किया है कि इक्वली लाइकली इवेंट ना हो, उसको कवर कर दिया इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाना है। बस एक बात ध्यान रखना कि जब आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, जो आपने 10,000 ट्रायल किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक दिन 1,000 कर लिया, अगले दिन फिर 2,000 कर लिया, अगले दिन 4,000। आपको सेम जगह पे एक ही टाइम में होमोजीनियस कंडीशन रहनी चाहिए, आइडेंटिकल कंडीशन होनी चाहिए। इन्वायरमेंट चेंज करने से भी फर्क पड़ सकता है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट एक ही एनवायरमेंट में होने चाहिए, होमोजीनियस और आइडेंटिकल कंडीशंस रहनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, वो लिमिटिंग वैल्यू आपको निकालनी है। लिमिटिंग वैल्यू कौन से वाली, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइम इवेंट अक्कर्ड, देखा ना आपने ऊपर कितनी बार इवेंट अक्कर हुआ, बाय में टोटल आपने कितनी बार वो ट्रायल किए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम द इवेंट अकर टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स। और ये क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज आपको लेने होते हैं नीचे, क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो जितना लार्ज लोगे उतना वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एज्यूम आपने क्या करना है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो इसमें दो रिस्ट्रिक्शन आ रही है, एक तो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन ये आ रही है आपके पास इस डेफिनेशन में कि आपके पास होमोजेनियस और आइडेंटिकल कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन अगर ना हो तो हमारे पास कोई और डेफिनेशन फिर आनी चाहिए। तो इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी आपके पास, या फिर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, स्टैट वाला इसमें सारा तरीका चलेगा। स्टैट में एक्सपेरिमेंट्स हम कर करके देखते हैं, तो वही इसमें सारा काम होगा। ठीक है, चलिए
तो यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं आपसे। क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। 2 अनबायस्ड डाई आर थ्रोन। अनबायस्ड बोल दिया मैंने। टू अनबायस्ड डाई आपने थ्रो किए हैं। आपको निकालना है वो प्रोबेबिलिटी, जो फर्स्ट डाई है वो 6 शो करे। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाई शो 6। ट्राई कीजिए। तो आपने 2 डाई लिए हैं, तो फर्स्ट आउटकम तो मैंने 6 फिक्स कर दिया। सेकेंड आउटकम डाई पे क्या क्या आ सकता है आपका? या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 आउटकम बन सकते हैं ना। तो पहले डाई पे 6 चलो फिक्स हो गया। बाकी जो जो मैं कर सकती हूँ शफलिंग, सेकेंड डाई के लिए कर सकती हूँ। सेकेंड डाई पे 6 ही आउटकम आ रहे हैं, तो टोटल आउटकम केसेस बन गए हमारे पास 6 फेवरेबल, और टोटल आपके 36 थे। कोई किसी को डिपेंडेंट भी नहीं किसी पे, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट डेफिनेशन लगा सकते हैं। ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल। ये कितने आ गए आपके? 6/36। टोटल 36 आउटकम होंगे ना। 6 और 6 की आपको पेयरिंग करनी है डाई की, तो 36 हो गए। तो 1/6 आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से और क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर आना चाहिए आपका डाइस पे, वो सम अगर आपका ग्रेटर देन 8 आए, टोटल नंबर ऑन डाइस इज ग्रेटर देन 8। 8 से ज्यादा सम आए उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 10/36। 8 से ज्यादा वाले केस क्या क्या बन सकते हैं? 9 वाले, 10 वाले, 11 वाले, मैक्सिमम 12 आ सकता है ना। 12 6 6 से आ जाएगा। 11 6 5 और 5 6 से आ जाएगा। 10 किस किस से आ सकता है? तो इस तरीके से हो सकता है केसेस देखते देखते आप कुछ गलत लिख दो। तो गलत लिखने से अच्छा है कि आप वो वाली टेबल बना लो जो हमने बनाई थी उसे। 5 6 1 2 3 4 5 6। तो मैं देख सकती हूँ 5 और 3 8 पहली बार तो यहाँ पे आया है। 4 और 4 भी 8 आएगा। 5 और 3 भी 8 आएगा। 6 और 2 भी 8 आएगा। ऐसे 2 और 6 भी 8 आएगा। तो ये 8 वाले हैं। हमें ग्रेटर देन 8 से, तो ग्रेटर देन 8 जो बाकी बच गए इसके बाद से 3 6 4 5 4 6, जिससे बड़े वाले हैं उनका सम ही बड़ा रहेगा। 6 और 3 का सम अगर हम देखें वो यहाँ पे आएगा ना, दैट इज 9। तो 8 से बड़ा है। कितने केस हो गए ऐसे बड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 केसेस आपके 8 से बड़े वाले आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाय में टोटल कितने हैं? 36। तो बन गया 5/18। तो इस तरीके से एक तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। अब सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कल भी हमने जिक्र किया था कि जब कोई बंदा अपना खुद का ओपिनियन दे रहा है, अपनी जजमेंट दे रहा है अपनी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक एक्सपर्ट से जाके पूछ रही हूँ कि पीएचडी एडमिशन के लिए कितने आपको परसेंटेज रिक्वायर्ड है इन एमएससी एंड बीएससी, हालांकि उसने वहां पर कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, ना ही कोई उसने स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी से ट्रायल करके देखे। इतनी बार वो खुद थोड़ी ना पेपर देगा। हमने एक एक्सपर्ट से पूछा जो इस चीज को हैंडल करता है, जो इसका रिकॉर्ड देखता है। ठीक है, तो उसने अपनी खुद की प्रोबेबिलिटी दी है कि हमें 90% चाहिए है या 80% चाहिए। उसने खुद का अपना ओपिनियन दे दिया। तो हम जब किसी भी एक्सपर्ट से जाके किसी भी ऐसे किसी बंदे से चलते फिरते पूछ लेते हैं और वो अपना ओपिनियन दे जाए, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के अंदर डालते हैं। जिसने कोई मैथमेटिकल उसने करके नहीं देखा है, करके भी देखा तो उसने अपना बताया सिर्फ। कोई एग्जैक्टली होगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। जैसे कि हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं, हमने पहले एस्टिमेट करते हैं कि इस बार कौन कौन एडमिशन ले सकता है, तो इसमें भी अपना एक ओपिनियन आ जाता है।
कोई श्योर थोड़ी ना हो गया है, कोई एक्सपेरिमेंट हो तो ना गया ये वाला। श्योर तो आप तभी बता सकते हो जिस दिन एडमिशन हो गया और रिजल्ट आ गया, तब प्रोबेबिलिटी की बेस से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। या फिर मैं किसी एक ऐसे ही चलते हुए किसी से पूछ लूं कि आज बारिश होने के कितने चांसेस है, तो वो देख के बता सकता है कि 70% चांसेस है। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस जब आपके खुद के ओपिनियन रहते हैं, खुद के बिलीव्स के ऊपर आप कुछ आंसर्स देते हैं, और पर्सन टू पर्सन वो प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाएगी, हर एक का अपना अपना ओपिनियन अलग रहता है, तो उस अकॉर्डिंगली वो जो प्रोबेबिलिटी है सारी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आएगी। हालांकि इसका इतना यूज नहीं है, हाँ डेली लाइफ में आप बहुत यूज करते हैं इसका, हर सिचुएशन में करते हैं इवन, लेकिन अगर हम इन द सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सेंस में देखें कि इससे कोई कंक्लूजन हम निकाल सके, ऐसा हमारे पास ये इतना अच्छा नहीं है। तो इसका नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब तक अच्छी कौन सी है, हमने उसको भी बता दिया लिमिटेशन स्टैटिस्टिकल वैल्यू को, तो लिमिट ना निकले तो कि हम इन्फिनिट टाइम करते रहे, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसे तो हम कर करके फिर बता रहे हैं आंसर। ठीक है ना, तो एक ऐसी हमें चाहिए डेफिनेशन कि जो सारा का सारा आपका इजीली बता दे। तो आपके पास एक डेफिनेशन रहती है, दैट इज एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। एक्सियम बेस्ड पे प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी में आपके पास क्या है, आपको टोटल आउटकम्स एक तो इसके अंदर होंगे नॉन आपके पास, क्या आप सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते होंगे। ठीक है, जो भी इवेंट दे रहा है उसके आउटकम्स वो बता देगा, और उसमें करेगा क्या, क्या आप हर आउटकम के लिए पी डिफाइन करके चलेंगे। जितने भी आपके पास ए हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं आउटकम्स, जितने पॉसिबल हो सकते हैं आउटकम्स हम वो कह रहे हैं, और उसमें पी आपके पास डिफाइन होना चाहिए, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकलनी चाहिए, साथ साथ प्रोबेबिलिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 रहनी चाहिए। सेकेंड थिंग, जब आप ऑल जितने भी आउटकम है अगर हम उस पे लगाएं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस क्या है यहाँ पे, मतलब जो टोटल सैंपल स्पेस, एक तरीके से अगर मैं ये कहूं, जैसे हमने पीछे बोला था कि हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम इकट्ठी निकालें तो 1 ही आया था आंसर। तो इस तरीके से एक श्योर इवेंट जिसको हम बोलते हैं, एक एस होना चाहिए हमारे पास ऐसा उसके अंदर। थर्ड थिंग हमें ये देखनी होती है इसमें कि जब भी आपके पास ए एन, बहुत सारे इवेंट आप उठा रहे हैं, कैसे इवेंट्स लिए आपने, डिसजॉइंट इवेंट्स लिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, इक्वली सॉरी इसके अंदर क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इस केस के अंदर आपकी ये वाली होल्ड करनी चाहिए कि आप यूनियन आई 1 to n निकालो, या फिर आप सभी का अलग अलग निकाल के सम कर दो, तो दोनों सेम आनी चाहिए। तो ये कुछ एक्सियम्स कुछ अगर सेटिस्फाई करता है कोई इवेंट, तो हम एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी से उसका आंसर दे पाते हैं। इन जनरल हम क्या कर रहे हैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी तो हर एक की वैसे निकाल रहे हैं जैसे हमने क्लासिकल में निकाली थी, बस उसको इकट्ठा निकाल के उनका हम सम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, मान लो मैंने ये कह दिया कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, से हमारे पास टोटल n इवेंट्स हैं पॉसिबल इसके अंदर, एस में इवन इट ही है, और ये सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। तो यहाँ पे मुझे किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी चाहिए है, जब सारे डिसजॉइंट हैं तो 1/n बन जाएगी। ठीक है, इक्वली लाइकली हो गए ना सारे के सारे, सबके आने के अपने अपने चांसेस इक्वली लाइकली हमने लिए हैं, कुछ इस तरीके से लिया है, E1 E2 E3 से, और इसी तरीके से मिलते मिलते ई है, मतलब इन सबका सम जो है वो एस है एक तरीके से। ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये देने को कह रहा है कि जब हम इन सभी इवेंट्स को मिला दें
और इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, फाई है कॉमन। ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू फाई है। तो यहाँ पे जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एस की, ध्यान से देखो, पी आई तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है ही है प्रोबेबिलिटी। एस की निकालोगे तो मैं ओल्ड ई आई की निकालनी है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, EM। हमने इस एक्सियम से अभी बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अलग कर दो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अलग कर दो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN अलग कर दो, तो इसकी भी 1/n, इसकी भी 1/n और लास्ट की 1/n, टोटल n/n आके 1 ही तो आंसर आ गया। PS भी 1 है इसके अंदर। और सेकेंडली अगर हम ये निकाले कि एनी k इवेंट्स की, I1 to k ले लिया हमने, तो यानी k इवेंट की कितनी आ जाएगी, 1/n k टाइम ऐड हो जाएगा एडिशन में, तो k/n। तो यही तो हम लिखते थे कि एनी के इवेंट हैपन हो, क्लासिकल आप क्या लिखते थे, के इवेंट हैपन हो रहे हैं तो के ऊपर फेवरेबल, नीचे पॉसिबल आउटकम्स n। तो कहीं ना कहीं ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इसमें कवर हो रही है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एज ए स्पेशल केस ऑफ एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, ये हम कह सकते हैं कि हमने उसकी भी एक्सटेंशन बनाई है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने टोटल ऐसे फेवरेबल टाइप नहीं निकाले, हमने हर एक के चांसेस अलग अलग देखे हैं। यहाँ पे हर इवेंट के आने के हमने चांसेस यहाँ पे 1/n देखे, क्योंकि इक्वली लाइकली थी। अगर इक्वली लाइकली नहीं होती तो मान लो हमें ये कह दे कि हेड आने के चांसेस आपके 60% है और टेल आने के चांसेस आपके 40% है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई 60/100 और टेल की प्रोबेबिलिटी में पता चल गई 40/100। अब इसके बेस में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हेड यूनियन टेल हमें ये निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 60/100 प्लस 40/100 100/100। तो जब हमें आउटकम बता दिए जाए, जैसे कि मैं ये कहूँ कि डाई पे ही 1 2 3 4 5 6 ये थे, इसके आने के चांसेस है 1/6, इसके आने के चांसेस है 2/6, इसके आने के चांसेस है 3/6 से, इसके आने के चांसेस है 0, इसके भी आने के चांसेस है 0, इसके भी आने के चांसेस है 0। ये हमने कह दिया। एक ऐसा मैंने डाई लिया है जिसमें 4 5 6 तो मैंने बनाया ही नहीं, मैंने 2 2 बार बना दिया और 3 3 बार बना दिया, एक एक बार बना दिया, 6 ही तो फेस बनाने थे। डाई यहाँ पे 22 डाई लिया मैंने, 22 डाई। यहाँ पे किसी का भी आंसर 4 5 6 तो आएगा ही नहीं। मतलब अगर आप लूडो खेल रहे हो तो आपका 6 आने ही नहीं वाला, खुलने ही नहीं वाली आपकी, तो चलोगे क्या, 22 डाई आपके पास। तो इस केस के अंदर अगर मैं ये कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आने की प्रोबेबिलिटी, अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/6 बिल्कुल नहीं है, जैसे हम इक्वली लाइकली इवेंट में बोलते थे। यहाँ पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई आपकी, 2/6। इसके फेवरेबल में जो हमने लिखा है उसके चांसेस जो लिखने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, दैट इज 2/6। ऐसे आपको ये कहा जाए कि 2 + 3, 2 और 3 ये आए, 2 यूनियन 3, दोनों इंडिपेंडेंट तो है ही है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, 2 आता है 3 आता है, प्रिक्लूड कर रहा है बाकी इवेंट को। 2/6 + 3/6 बन गया, दैट इज 5/6। हालांकि मैंने ये नहीं निकाला है यहाँ पे कि मुझे 5 आउटकम्स लेने हैं 6 में से, तो 5/6 आता है ना फेवरेबल नीचे टोटल। तो क्लासिकल में तो अगर इतनी लाइकली की वजह से आपका हर एक को एक एक अमाउंट मिलता था, तो ये अमाउंट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे आंसर चेंज हो रहा है। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आपका 0 आ रहा है, हालांकि वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6 आ रहा है। तो ये डेफिनेशन आपकी तब भी एप्लीकेबल हो गई है जब आपने कैसा डाई लिया, बाइस डाई। तो इस डेफिनेशन की यही खासियत है कि इसने बाकी कवर्स जो रह गए थे आपके करने, इतनी लाइकली ना हो इवेंट तो क्या करें, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो इवेंट तो भी हमारे पास है तरीका करने का। मान लो ये 2 यूनियन 3 ही निकालना है और ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होते, डिपेंडेंट होते आप इसको, तो हम ऐसे कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3। हम इस तरीके से निकाल सकते थे अपना आंसर। तो अब इस वाली डेफिनेशन ने आपके सारे केसेस को कवर किया है जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो केसेस कवर करने के बाद हमें कुछ जर्नल डेफिनेशन समझनी जरूरी है। आपको स्टेटमेंट दे रखी होती है उस लाइन का भी तो मीनिंग समझ आना चाहिए ना कि स्टेटमेंट दे क्या रखी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में आपको यही मिल सकता है कि ए यूनियन बी निकालो, मतलब वो इस तरीके से लिख सकता है ए यूनियन बी का मतलब बताओ क्या होता है, कौन से एलिमेंट आते हैं ए यूनियन बी में, आइदर इन ए और बी।
यस, या तो देखो इसमें से वो एलिमेंट हमें एस से उठाने सैंपल स्पेस से, या तो वो ए में हो या वो बी में हो, या दोनों में ही हो जाए, मतलब किसी या भी एक में दोनों में। चलना है तो, यस ठीक है ना, किसी भी एक में आना चाहिए, तो दोनों में भी आ गया तो एक में तो अपने आप आ गया, तो इसमें आइदर ए और बी, ये आ गया आपके पास। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी भी आप जानते हैं कि वो सारे ओमेगा उठा लो सैंपल स्पेस से, जो दोनों में, एक में आने से काम नहीं चलेगा इंटरसेक्शन में, जो ए में भी होना चाहिए बी में भी होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। जो ए में नहीं आ रहे वो ले लो आप, एस के वो एलिमेंट लो जो ए में नहीं आ रहे, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, बिलोंग्स टू ए कौन से बट लूं मैं नॉट एलिमेंट बिलोंग्स एस टू के, बी। हाँ, जो ए में हो बट बी में ना हो, जैसे कि हम इनको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, से दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, जनरली हम ए और बी ऐसा मान के चलते हैं कि उनमें कुछ कॉमन भी है, जैसे ए और बी दोनों का कॉमन पोर्शन होगा, ये कंप्लीट सैंपल स्पेस हो गया एस। तो मुझे एस के वो एलिमेंट चाहिए हैं जो ए में तो आ रहे हैं, ये ए वाला हो गया पूरा, लेकिन बी के एलिमेंट ना आए, तो इसमें ये बी का हिस्सा भी था, तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी का, जो ये येलो शेडेड रीजन मैंने कर दिया है, ये वाला आ गया आपके पास आंसर, सिर्फ इधर वाला, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, ए माइनस बी। ऐसे इधर वाला क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ वाला पोर्शन हो गया बी माइनस ए, बी वाले आए ए वाले हट जाए, ये कह रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यूनियन भी हमने देखा था, तो यूनियन को यहाँ कैसे देखोगे आप, ए यूनियन बी को अगर मुझे इसी के अंदर देखना हो तो कैसे देखा जाएगा, से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये ए हो गया पूरा, ये बी हो गया पूरा, और दोनों में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें, तो ये पूरा ए यूनियन बी है आपके पास कंप्लीटली। तो वेन डायग्राम से आप इजीली देख सकते हैं चीजें, वेन डायग्राम से ही चलने में फायदा रहता है। नेक्स्ट ये वाला सेट अगर हम देखें इसके अंदर कि हमने ये कह दिया ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मीनिंग क्या लिख पाते हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, फाइव है, डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलो या डिसजॉइंट बोलो, दोनों एक ही मतलब है। अब इसके बाद अगर आपके पास ए डेल्टा भी पूछ ले, ये क्या होता है बताओ, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सिमेट्रिक ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ए यस, यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। दोनों ही है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बोल रहा है कोई, कोई बोल रहा है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कैसे, अगर आप वेन डायग्राम से देखो, दैट इज ए एंड बी, तो इस केस के अंदर ए माइनस बी हमारा ये बना था और बी माइनस ए ये वाला बना था, तो ये आपके पास ए डेल्टा बी आ, या तो वो ए में है तो बी में ना हो, या फिर प्लस, कॉमन तो कुछ नहीं है ना, ये वाला एरिया का इस एरिया से कुछ कॉमन नहीं है, तो प्लस लगा सकते हैं, प्लस बी में हो ए में ना हो, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना होना मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना। या फिर जो इन्होंने बोला कि ए यूनियन बी, तो आपका ये कंप्लीट था, ये भी था उसमें, इसको हम अगर माइनस कर दे उसमें से, यही किया हमने, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों ही केसेस हैं इसको निकालने के। चलो ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इनका यूज कब करना है, क्या ऐसी लैंग्वेज दे रखी हो कि आपको ए यूनियन बी लिखना पड़े, क्या ऐसी लैंग्वेज हो कि आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखना पड़े या ए डेल्टा बी लिखना पड़े, लैंग्वेज क्या होगी वो देखते हैं। सबसे पहला आपके क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट्स ए एंड बी अकर, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनियन ए यूनियन बी, कि कम से कम एक इवेंट हो, इट मीन्स या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों ही हो जाए, तो ऐसा केस किसके अंदर था, या तो ए हो या बी हो या दोनों ही हो जाए। तो अभी हमने पढ़ा था क्या था, ए यूनियन
बी था, तो एटलीस्ट 1 आएगा आपकी स्टेटमेंट में, तो आपको ए यूनियन बी अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ही आ सकती है। सेकेंड आपके पास ये आ सकती है कि बोथ द इवेंट अक्सर, ये क्या है, ए एंड बी। ए एंड दोनों एक साथ इकट्ठे होने चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ये बोलूं थर्ड, नाइदर ए नोर बी अक्कर, तो वेन डायग्राम से कौन सा पोर्शन बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा ना तो ए हो ना ही बी हो, ध्यान से, ए ना हो बी ना हो, मतलब ये बाहर वाला चाहते हैं, वेन डायग्राम से बताओ, ठीक है ना, यही वाला चाहते हैं। ये ए था, ये बी था, तो हमने ना तो ए का एक भी पार्ट लिया ना बी का हमने एक सिंगल पार्ट लिया, सिर्फ बाहर बाहर का लिया। तो बाहर बाहर का कैसे निकलेगा, इन्होंने अभी बताया, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो, या फिर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यस, ए का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या था आपका, कि आप ये वाला सारा हिस्सा ले रहे हो ए के कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा। बी का कॉम्प्लीमेंट लेने का आपका क्या मतलब था, कि बी को छोड़ के आप ये बाकी सारा ले रहे हो। तो येलो और ग्रीन कॉमन कहाँ दिख रहा है आपका, कॉमन तो वही आ रहा है कि ना तो ए आए ना ही बी आए, बाहर वाला ही तो होगा रीजन। तो हमने यही किया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम क्या करें, ए यूनियन बी था जो हमने छोड़ा था, जो हमने स्किप किया था, दैट इज ए यूनियन बी। तो कंप्लीट में से अगर हम ए यूनियन बी को माइनस कर दें, एक तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंप्लीट में से मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल रहता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल रहता है। डी मॉर्गन्स लॉ, कि आपके पास जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में खुल जाएगी कॉम्प्लीमेंट लेने से। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकता है, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर, ये बताओ। ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट और बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट आपने कहा है ना, कि अगर ए हो जाए तो बी ना हो, या फिर मतलब प्लस और वाला केस आ जाए, बी हो जाए ए ना हो। ये क्या था आपके, किसकी डेफिनेशन थी ये, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, यस। तो डेल्टा। जब हम इसकी बात करते हैं कि एक हो दूसरा ना हो, एग्जैक्टली की बात हो रही है, एग्जैक्टली वन, ठीक है, तो किस में चला जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में। ए हो गया तो बी को माइनस कर दो, बी हो गया तो ए को माइनस कर दो, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। चलो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट ले लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी occurs, not more than one of the event A or B occurs। या तो दोनों ही नहीं होंगे मैम, या फिर इनमें से एक होएगा। क्या कह रहे हैं ये कि नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अक्कर, एक से ज्यादा ए और बी में से इवेंट अक्कर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ए हो गया तो बी ना करो, पहली बात तो वही आ गई, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन मिलाना ना। नेक्स्ट इवेंट अगर हम देखें, अगर बी हो गया इंटरसेक्शन ए ना हो, उसी टाइम पे ए ना हो, सेम टाइम पे जब इवेंट चलता है इंटरसेक्शन, और अलग केस आता है तो यूनियन। अलग केस ले लेते हैं अब अगला, ये भी केस बन सकता है कि दोनों ही अक्कर ना हो, नॉट मोर देन वन बोला है ना, एग्जैक्टली वन थोड़ी ना बोला, एग्जैक्टली वन बोलता तो सिर्फ पहले दो आते कि ए होना चाहिए बी ना हो, बी होना चाहिए ए ना हो। अब इसे ये भी है
एक से ज्यादा ना हो, मतलब जीरो भी हो सकते हैं, तो जीरो के लिए ना तो ए हो ना ही बी हो, आपके ये भी आ सकता है पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट लिख क्या रहे हैं, क्या बन गया ये, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो इस तरीके से ओपन होगी। या फिर अगर हम ये लिख दे कि दोनों इवेंट अक्कर हो जाए और उसको 1 में से माइनस कर दे, क्या ये लिखना ठीक है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये इसके इक्वल आएगा? यस मैम। ठीक है ना, वही बात हो गई कि जो बच गया उसको 1 में से माइनस कर दो, ये भी सेम ही आंसर देगा। बच क्या गया था कि दोनों ही अक्कर हो जाए, नॉट मोर देन 1, मतलब आप सिर्फ दोनों ही अक्कर करा सकते हो और कोई तो इवेंट है ही नहीं इसके अंदर। अगर इसको उल्टा लूं तो कॉम्प्लीमेंट वाला लिख के आप उसको 1 में से माइनस भी कर सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है। तो इसमें और भी केसेस है।